देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने कल आप लोगों से चर्चा भी किया था कि मैं बुद्धि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, यानी इंटेलिजेंसी क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पर कुछ बातें हैं प्रमुख जो आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान रखना पड़ेगा बुद्धि से। जैसे अपने आप में प्रश्न बनाया जाता है, अगर पूछ लिया जाए कि बुद्धि का पहला अध्ययन किस व्यक्ति ने किया है तो क्या कहेंगे आप लोग? बुद्धि का पहला अध्ययन किस व्यक्ति ने किया है? तो जरा मुझे बताइए कौन सा व्यक्ति है उसका, हाँ बताइए। नहीं और कोई? अच्छा मंजू मैडम आप बताइए। ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना, ये सारे के सारे। जैसे बुद्धि का अध्ययन की बात मैंने किया है तो ध्यान रखना, बुद्धि का जो अध्ययन है वो सबसे पहले गाल्टन ने किया है। एक पॉइंट तो आप इसको अपनी कॉपी पर प्रमुख नोट्स बनाकर लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, तो बुद्धि का जो अध्ययन है सबसे पहले जो अध्ययन करता है उसका नाम है गाल्टन। बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी भी गाल्टन ने ही बनाया है। पहली बैटरी की बात अगर आए आप लोगों से, हालांकि नहीं बनाया जा सकता है क्वेश्चन में, जहाँ तक उम्मीद है अध्ययन को लेकर बनाया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षण में जो पहली बैटरी है परीक्षण के दौरान में, तो उसका भी गाल्टन ही नाम आता है। यहाँ आपको ये दोनों की दोनों बातें ध्यान रखना। एक और बात, दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण बिने साइमन ने कब बनाया है? ऐसे प्रश्न बनता है। तो बिने साइमन का एक परीक्षण है, वह बुद्धि परीक्षण है और वो वैलिड था, मान्य था। मान्य मतलब ऐसे प्रश्न बनेगा आपसे कि दुनिया का पहला मान्य बुद्धि परीक्षण का नाम बताइए, ऐसे प्रश्न बनेगा। तो पहला जो मान्य बुद्धि परीक्षण था 1905, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किसका है? साइमन बिने। तो यह नाम भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 पॉइंट, ये बुद्धि से संबंधित 2 पॉइंट है। अब देखो, बुद्धि से एक प्रश्न तो आना है, चाहे वो सिद्धांत से पूछे चाहे वो कोई फैक्ट से पूछे, 1-2 प्रश्न तो आने श्योर होते हैं बुद्धि से, इसलिए ध्यान से सुनिए। बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी परीक्षण का अध्ययन माना गया है। क्या बैटरी परीक्षण अभी आपको बताऊंगा मैं आपको बैटरी परीक्षण क्या है। ठीक है, तो हाँ बैटरी परीक्षण है, तो बैटरी परीक्षण है, तो यह भी गाल्टन ने किया था इसका। ठीक है, अच्छा, दुनिया में पहली बार बुद्धि परीक्षणों को, बुद्धि का मापन किसने शुरू किया? देखो, बहुत बारीक से समझना है। मैंने पहला कहा कि पहला अध्ययन गाल्टन का नाम आता है, और वैलिड परीक्षण कौन सा है? तो मैंने कहा कि भाई साइमन बिने का नाम आता है 1905 में। और पहली बार बुद्धि परीक्षण का जो बुद्धि का मापन किया है वो नाम आता है टर्मन। नहीं, टर्मन बुद्धि यहाँ पे देखो, 1979 में विलियम वुंट ने बुद्धि मापन किया था। देखो, ये मापन किया गया है, ठीक है, मापन किया गया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि दुनिया में पहली बार, जैसे पहली बार जो यूज़ किया जाए बुद्धि परीक्षण में, तो मैं बुद्धि का मापन की बात नहीं, बुद्धि परीक्षण में मापन की बात कर रहा हूँ, बुद्धि के परीक्षण में मापन की बात कर रहा हूँ, बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन करने की बात कर रहा हूँ, तो वो नाम आता है टर्मन। ठीक है, और बुद्धि का मापन 1879 में विलियम वुंट ने किया। बुद्धि का मापन और बुद्धि परीक्षण में मापन। आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा कि सर्वप्रथम 1879 में विलियम वुंट ने बुद्धि मापन किया था, ये मापन किया था। लेकिन बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का जो मापन किया, बुद्धि परीक्षण में जो बुद्धि का मापन किया, वो नाम था टर्मन। नहीं, बुद्धि वैलिड बुद्धि के बारे में बात किया था। पहला जो मान्य बुद्धि परीक्षण होगा जिसको वैलिड माना गया था, वो था बिने साइमन। बात समझ में आई? अच्छा, बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन सबसे पहले टर्मन ने दिया है।
टर्मन ने, ठीक। और बुद्धि परीक्षण किसने किया है? अच्छा, बुद्धि परीक्षण जो वैलिड है वो किसने किया है? वैलिड बुद्धि परीक्षण जिसको जो मान्य है, जो मान्य है वह बुद्धि परीक्षण हाँ बेने ने किया, ठीक है। समझ गए आप? बुद्धि परीक्षणों में बुद्धि का जो मापन सबसे पहले दिया टर्मन ने दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। बुद्धि का सूत्र और आईक्यू की अवधारणा, बुद्धि का सूत्र और आईक्यू की अवधारणा किसने दिया है? बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का सूत्र आपने कह दिया कि टर्मन ने दिया, बात ठीक है, मान गया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धि लब्धि का अवधारणा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि बुद्धि का सूत्र किसने दिया? ये दोनों शब्द किसने दिया? पहले देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं, बुद्धि का जब सूत्र बोला हूं तो बात शायद आपके पास स्पष्ट नहीं हुई है। तो IQ इज इक्वल MA अपन CA, बस मैं ये बात कर रहा हूँ, इस बुद्धि का सूत्र की बात कर रहा हूँ। ये बुद्धि का सूत्र और नहीं 100 नहीं है, हाँ, तो ये दोनों बातें जो है विलियम स्टर्न ने दिया है, विलियम स्टर्न ने दिया है, ध्यान सुनिए। तो IQ का सूत्र सबसे पहले और IQ की अवधारणा विलियम स्टर्न ने दिया है। ये आपको मैंने चौथी बात बताई है, ये 4 बात इंपॉर्टेंट है। और ये IQ का जो सूत्र अगर मैं यहाँ पे परिवर्तित कर दूँ 100 लगाकर, अब ये सूत्र किसने दिया है? ये टर्मन हो जाएगा। वेरी गुड। यह जैसे ही आप उसमें 100 से गुणा कर दें, स्टर्न के सूत्र में 100 से गुणा कर दे तो टर्मन के द्वारा ये सूत्र बन जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रमुख बातें बता रहा हूँ, कॉपी पर लिखते रहिएगा साथ ही साथ। दुनिया का पहला मान्य वयस्क, देखो म्यूट हो जाइए एक बार आप लोग, जैसे जब मैं कहूँ बोलने के लिए तब बोलिए, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। और एक इम्पोर्टेंट बात, दुनिया का पहला मान्य, देखो पहला मान्य आपने बुद्धि परीक्षण तो जानते हैं आप अच्छे तरीके से। दुनिया का पहला जो वैलिड बुद्धि परीक्षण है वो बिने साइमन है, ये आपको दिमाग में आ गया है अच्छे तरीके से। लेकिन दुनिया का पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण कौन होगा? वयस्कों के लिए होगा, वो वयस्क के लिए होगा। बताइए जरा, यहाँ पे मैंने वयस्क जोड़ दिया है, वैलिड वयस्क कर दिया है, बताइए। दुनिया का पहला मान्य वयस्क बुद्धि परीक्षण जो होगा, डेविड बैचलर का नाम आएगा, डेविड बैचलर का नाम आएगा, है ना भाई, डेविड बैचलर का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों को आप लोग, है ना, डेविड बैचलर का नाम आएगा 1939 में। क्लियर हो गया ये भी बात? ये वयस्क के लिए है। दुनिया का पहला मान्य वयस्क बुद्धि परीक्षण डेविड बैचलर ने 1939 में बनाया है, और यह 10 से 60 वर्ष के लिए होता है, 10 से 60 वर्ष के लोगों के लिए होता है ये बात। और एक बात, ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण कौन सा है वयस्क, तो भी यही नाम आएगा आपका, डेविड बैचलर का ही। और अगर आपसे पूछेगा अशाब्दिक, तो भी यही नाम आएगा, डेविड बैचलर का। ये ध्यान रखना। बैचलर ने जो वयस्क बुद्धि मापनी बताया था शुरुआत में, शाब्दिक और अशाब्दिक को दोनों को मिलाकर कुल कितने परीक्षण किए हैं बैचलर ने? बैचलर ने कुल टोटल 11 परीक्षण किए हैं, 11 परीक्षण, यानी 11 परीक्षण किए हैं। बाद में 1955 और 1986 1986 और 1997 है ना, 1997 में इसमें संशोधन किया गया था। तो इसके साथ
शाब्दिक और 7 अशाब्दिक परीक्षण बना दिए गए हैं। तो संशोधन हुआ है एक बार 1955 में, दूसरी बार 1986 में, तीसरी बार 1997 में, और इसमें संशोधन करके अब शाब्दिक परीक्षण को 7 कर दिया है वेस्लर ने, और अशाब्दिक परीक्षण भी 7 कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब समझ में आ रहा है ना। बीने साइमन परीक्षण, बीने साइमन परीक्षण का भारतीय प्रारूप 1922 में C.H. राइस ने बनाया था। C.H. राइस, आप लिखते रहिएगा, है ना, राइस, कॉपी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बिने साइमन परीक्षण का भारतीय प्रारूप 1922 में है। भारतीय प्रारूप की बात कर रहा हूँ ना, भारतीय विद्वान के बारे में बात कर रहा हूँ ना। 1922 में C.H. राइस ने बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। बिने साइमन परीक्षण का, बिने साइमन परीक्षण का भारतीय प्रारूप में पूछा जा सकता है नाम किसका आता है, तो C.H. राइस का नाम। देखो, आरबी अल्फा बीटा परीक्षण जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक नाम आता है ऑस्ट्रिट्स और वेकर्स। मैं नाम लिख दूं, ऑस्ट्रिट्स, देखो ऑस्ट्रिट्स, और एक नाम आता है येकर्स, ये जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान अल्फा बीटा और आर्मी, ठीक है, यह परीक्षण किया गया था उसमें। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए, अंतिम पॉइंट, और यह है डॉक्टर मैन का, जहां पर बुद्धि परीक्षण को लेकर फ्लोरेंस गुड एनफ ने बनाया था। ठीक है, जहां पर डॉक्टर मैन बुद्धि परीक्षण को लेकर फ्लोरेंस गुड एनफ ने बनाया था। हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में एक बार सुपर टेट में पूछा गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। भाई बात क्लियर होगी, बताइए जरा, एक बार कंफर्म करिए मुझे। मैन बुद्धि, हाँ, मैन बुद्धि परीक्षण फ्लोरेंस गुड एनफ ने बनाया था। फ्लोरेंस गुड एनफ ने बनाया था। अब मैं बता दूं आपको क्या क्या याद रखना है DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहला बात कि पहला अध्ययन बुद्धि को किसने किया, गाल्टन ने। दूसरी बात कि सबसे पहले जो आया वैलिड बुद्धि परीक्षण हुआ उसका नाम बताइए, बिने साइमन, कब, 1905 में। तीसरी बात, पहली बार बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन किसने किया, टर्मन। चौथी बात, बुद्धि का सूत्र और IQ का अवधारणा विलियम स्टर्न। जैसे ही आप बुद्धि के सूत्र में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे MA/CA × 100, तो वह सूत्र बन जाएगा टर्मन का द्वारा। ये डेविड वेस्लर ने बुद्धि का एक वयस्क के लिए मान्य परीक्षण बताया और वो 1939 में किया था। ये बात है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। आप भली बात तरीके से जानते हैं, बुद्धि के मापने के लिए बुद्धि लब्धि का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर सुनिए जरा, बुद्धि लब्धि का सूत्र का आविष्कार किसने किया है, तो सूत्र का आविष्कार टर्मन ने किया है। हालांकि सबसे पहले बुद्धि लब्धि का सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था, परंतु इसमें संशोधन की ज़रूरत थी, तो टर्मन ने इसमें सुधार करके उसे एक नया आयाम दिया, और इस कारण बुद्धि लब्धि का सूत्र का जो श्रेय जाता है वो टर्मन को जाता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, टर्मन को जाता है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो टर्मन ने 1916 में, है ना, 1916 में एक नया सूत्र विकसित किया था, है ना, और विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था, 1912 में दिया था, 1912 में दिया था। ठीक है, ठीक है,
संशोधन की बात हुई थी तो 1911 में भी संशोधन किया गया था, है ना। विलियम स्टर्न 1972 में मेंटल क्वोशेंट को लेकर एक शब्द को प्रयुक्त में लाया था 1972 में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आगे बात करता हूँ, आगे चलता हूँ आप लोगों से। अगला पॉइंट 1972 में, हाँ बोलिए, 1972 में जो विलियम स्टर्न थे, विलियम स्टर्न ने सबसे पहले जैसे बुद्धि क्वोशेंट, जो आप बुद्धिलब्धि कहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार उसी में, सबसे पहली बार उसी में बुद्धिलब्धि का एक प्रकार से यूज शब्द का, ठीक है। पहले बुद्धिलब्धि नहीं था, पहले बुद्धि था, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन शब्दों का प्रयोग करने के लिए, हमें पढ़ने के लिए ऐसा शब्द जो है 1972 में लाया गया सर्वप्रथम, मेंटल क्वोशेंट, ठीक है। उस बुद्धिलब्धि में क्या चीज़, मेंटल क्वोशेंट, जिसको आप कहते हैं मानसिक लब्धि, मानसिक लब्धि। क्लियर हुआ? बोलिए। आगे हम बात करते हैं बुद्धिलब्धि का सूत्र। देखिए, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 है, ये आपको तो पता है। और देखो, अब मैं आपको पहले मानसिक आयु के बारे में पूछ लेता हूँ। कभी कभी एग्जाम में हालांकि बन सकता है कि मानसिक आयु क्या है। तो किसी बालक के बौद्धिक विकास उसके समान आयु वाले बालकों की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन विधि को मानसिक आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। मानसिक आयु किसे कहते हैं? तो बालक का जो बौद्धिक विकास है उसके समान आयु वाले बालक की तुलना में कितना विकास हुआ है, या उसकी तुलना में कितनी एक्टिविटी हुई है, ऐसी गतिविधियों को हम कहते हैं मानसिक आयु, ठीक है। मानसिक आयु बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसका मापन विधि है। वास्तविक आयु का नाम होता है क्रॉनिकल एज, जिसको आप कालानुक्रम भी कहते हैं, कालानुक्रम आयु भी कहते हैं क्रॉनिकल एज को। ये क्या होता है? जैसे किसी बालक का उम्र उस बालक का वास्तविक उम्र होता है। जब कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसकी वास्तविक उम्र भी 10 वर्ष ही होगी, 10 वर्ष ही होगी। ये आपका वास्तविक आयु हो जाएगा। जी जी जी, रियल एज। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे बुद्धिलब्धि के बारे में थोड़ा सा। देखो, पहले तो आप ये जानिए, बुद्धिलब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि का मात्रा का मापन है, और इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक उम्र और मानसिक आयु की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता का माप सकते हैं, बौद्धिक क्षमता को हम माप सकते हैं। ये एक अवधारणा है बुद्धिलब्धि का, ठीक है। और बुद्धिलब्धि का सूत्र ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है बुद्धिलब्धि का सूत्र। किसने दिया है? अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो भाई स्टर्न ने दे दिया था, बाद में संशोधन हुआ टर्मन के द्वारा, ये भी आपको पता है। और बुद्धिलब्धि आप जानते ही, विलियम स्टर्न का ये है फार्मूला, ये है उसका स्टर्न का ये सूत्र, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और टर्मन का जो सूत्र देख रहे हैं, ये रहा आपका टर्मन का सूत्र, बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बुद्धिलब्धि का जनक कौन है? तो बुद्धिलब्धि का जनक या जन्मदाता के रूप में जाने जाने वाला विलियम स्टर्न, यह आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको मिल रहा है। बुद्धिलब्धि मापन के जनक कौन है? अच्छा, पता हो गया ये। नोट एक इंपॉर्टेंट बात है, बुद्धिलब्धि सूत्र, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, बुद्धिलब्धि सूत्र सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने दिया, लेकिन उसका सूत्र अधूरा था, जिसके बाद में टर्मन ने संशोधन करके 1916 में टर्मन ने बुद्धिलब्धि मापन का जनक माना गया। तो बुद्धिलब्धि मापन का जनक कौन है? तो जनक पूछेगा तो टर्मन हो जाएगा बुद्धिलब्धि का, ठीक है। ये देखिएगा आप मापन में, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं? देखिए, जैसे एक, देखिए, किसी बालक की मानसिक आयु 16 साल है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उस बालक का बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो आप जरा देखिए, मानसिक आयु ऊपर था, हमने 10 पे रखा, और वास्तविक आयु कितनी है? सॉरी, मानसिक आयु 16 है ना, यहाँ पे देखिए 16 है ना, ये मानसिक आयु है। भाई बताइए, IQ का सूत्र क्या होता है? यही होता है ना, MA अपान इंटू CA, है ना। तो उसी को मैं यहाँ पे कह रहा हूँ
कि 10 वर्ष ये है, इसको काटा पीटी करिएगा तो आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा बुद्धि लब्धि का सूत्र, है ना, वो आपका क्या आ जाएगा, बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है, तो आप यहाँ से काट सकते हैं, 0 0 से कर दीजिए तो आपका आया 160। ठीक है, तो ये कौन सा बालक हो गया, किसका, कौन सी आज आयु का हो जाएगा आपका 160, बताइए जरा, प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा ना, प्रतिभाशाली बालक होगा कि नहीं होगा, प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा ये, है ना, देख रहे हैं ना। बताइए जरा, समझ में आ रहा है। फिर बुद्धि लब्धि का मापन की बात करो, देखो प्रतिभाशाली वही है, 160 आया था ना, 140 से ऊपर है ये तो प्रतिभाशाली, 120 से 139 अतिश्रेष्ठ माना जाएगा, है ना, 110 से 119 तक श्रेष्ठ, 90 से 109 के बीच में सामान्य, और 80 से 89 के बीच में मंद, 70 से 79 सीमांत जिसको बॉर्डर लाइन कहते हो आप लोग, 60 से 69 मंद बुद्धि, 20 से 59 हीन बुद्धि, और 20 से कम जड़ बुद्धि। यह टर्मन का क्या है, क्लासिफिकेशन है ना, मनोवैज्ञानिक के आधार पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बताइए। अब देखिए, बुद्धि का अगर अर्थ आपको जानना है तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि बुद्धि बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार की सीखने की योग्यता है, पहले समझने की योग्यता है, और तर्क करने की योग्यता है, तर्क करने की योग्यता है, और निर्णय लेने की योग्यता है, और समस्या समाधान करने की योग्यता है। तो बुद्धि क्या है भाई, बताइए जरा सिंपल लैंग्वेज में। सीखने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, तर्क की योग्यता है, निर्णय लेने की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है। तो ये सब की क्या है, ये बुद्धि की परिभाषा हो जाएंगे। तो यानी लक्षणों के आधार पर जो आपने यहाँ पर डिवाइड किया है, मैंने 5 टाइप के बताए हैं, इसको भी ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब देखिए बुद्धि को परिभाषित विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने किया, जो विलियम आता है नाम बीनेट का, अल्फ्रेड बीनेट का, और ये बुद्धि के पिता कहे गए। तो ये कहते हैं कि योग्यताओं का समुच्चय ही बुद्धि होती है। ये कहते हैं कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि होती है। बुद्धि सामान्यतः सोचने, समझने, निर्णय लेने, समस्या समाधान करने की योग्यता होती। ये किसका नाम है, अल्फ्रेड बीनेट का नाम आता है, अल्फ्रेड बीनेट का नाम आता है। ठीक है, तो देखिए बुद्धि का वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। जिस बुद्धि में सीखने की क्षमता जितनी अधिक होती है वह व्यक्ति बुद्धि में उतना ही अधिक होता है। अब सिंपल बात लिखी हुई है ये सारी। जिस व्यक्ति में बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक करती है वह व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है। तो ये चीज़ है। परिभाषा के आधार पर जरा आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि किस किस विद्वानों ने परिभाषित किया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वान हैं जो आप टर्बन, गाल्टन, ईस्टर्न, बर्किंघम और सेल्बर्ट, वुडवर्थ, क्रूज, टर्बन, ये सारे के नाम आ जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे देखो टर्मन ने क्या कहा। टर्मन ने सिंपल सी बात है, याद रखिए कि बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, ये किसने कहा है, टर्मन ने कहा। और इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, और उसके अनुसार बुद्धि समस्या को हल करने की एक सामान्य योग्यता पाई जाती है। टर्मन की परिभाषा है, बुद्धि इस तरीके से बताते हैं। ठीक है, जो चीज़ दिखती नहीं है, जिससे अबस्ट्रैक्ट है, जिसे देखो जैसे मैंने कहा अभी आपके सामने, अगर हाँ अमूर्त ही बता रहा हूँ, अमूर्त। मैंने अगर आपसे कोई चीज़ें कहा कि ये आप देख कर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई सेब दिखा कर आपको बता रहा हूँ कि ये लाल, तो ये मूर्त है। ठीक है, सेब मैंने दिखा दिया आपको लाल कलर का, ठीक है, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाल कलर का टमाटर भी होता है, लेकिन टमाटर आपके सामने है नहीं। तो वहाँ पर जो इमेजन करके आप सोच रहे हैं वो एक प्रकार से जो तार्किक कर रहे हैं वो अमूर्त की प्रतिक्रिया मानी जाएगी। वो किसकी प्रतिक्रिया मानी जाएगी, अमूर्त है वो। टमाटर आपके लिए वहाँ पर क्या हुआ, अमूर्त हो गया। ठीक है, तो वह हाँ हाँ आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
एबिंगहॉस के अकॉर्डिंग बुद्धि विभिन्न भागों का मिलने की शक्ति है, ठीक है। तो एबिंगहॉस कहते हैं कि बुद्धि किसी समस्या के बिखरे भागों को आपस में जोड़ने की शक्ति मानती है, आपस में जोड़ने की शक्ति को बोलता है, ठीक है, ठीक है। तो विभिन्न भागों को मिलाने की जो शक्ति है वो एबिंगहॉस कहते हैं, एबिंगहॉस कहते हैं, ये याद रखना। अगर आगे बात करूं मैं तो स्टाउट नाम आ रहा है, एक मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड रखिए, मैं अभी आ रहा हूँ। है बुद्धि की परिभाषित करते हुए तो स्टाउट ने कहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और नाम देख रहे हैं बर्ट का, ठीक है। और ये जो बर्ट आप देख रहे हैं इनका नाम है सेल्बर्ट कहते हैं कि बुद्धि जन्मजात व्यापक मानसिक क्षमता है। कहने का मतलब इनकी परिभाषा ये भी थी कि बुद्धि अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की प्रक्रिया माना है इसने, ठीक है, बर्ट ने। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बुद्धि के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है वो गाल्टन है, ये आप जानते ही है। और गाल्टन ने कहा कि बुद्धि विभेद एवं चयन की शक्ति माना है, बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की योग्यता माना है, शक्ति माना है, इसलिए आपका ये भी सही माना जाएगा और इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। विलियम स्टर्न क्या कहता है कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, ठीक है। विलियम स्टर्न कहता है कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता का नाम ही बुद्धि है, और विलियम स्टर्न ने ये बात बुद्धि के सूत्र देकर साफ शब्दों में परिभाषित कर दिया था। तो नई परिस्थिति के साथ समायोजित करने की बात कौन कहा है? विलियम स्टर्न। बस आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि नया सूत्र भी दिया है ना, इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग माना जाता है। तो इस प्रकार विचारधारा को मानने वाले वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड है। तो स्टैनफोर्ड वेनेट ने क्या कहा है भाई? तो बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का समूह है। तो ये स्टैनफोर्ड वेनेट ने ये भी बात बोला था कि योग्यताओं का समुच्चय है। और समुच्चय का मतलब होता है 2-3 योग्यताएं जहाँ पर इन्वॉल्व हैं वो समुच्चय को रिलेट करती है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय मानता है। तो ये बीनेट का कहने का तात्पर्य था, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बीनेट ने यह भी बताया था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता भी मानी जाती है। तो बुद्धि तर्क, निर्णय, आत्म आलोचना की योग्यता की क्षमता भी है, ये बीनेट की भी परिभाषा है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक, थर्स्टन और थॉमसन और बेशलर और स्टॉर्ड, इनके नाम आ रहे हैं। देखिए थॉर्नडाइक, थर्स्टन, थॉमसन और बेशलर और स्टोर्डर। तो ये कहते हैं कि बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। और ये कितने लोगों ने माना है आप देख रहे हैं, ठीक है, बुद्धि की परिभाषा, ठीक है। और थॉर्नडाइक की अगर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ इसकी परिभाषा को लेकर, इसने क्या, थॉर्नडाइक ने क्या बोला है? इसने कहा है कि सही अनुक्रिया का चयन करने और उद्दीपक के साथ जोड़ने और नवीन परिस्थितियों में समायोजन की जो क्षमता है वो एक प्रकार की बुद्धि है। तो एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ईएल थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कि उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता जो है वो बुद्धि कहलाती है, ठीक है। थॉमसन के अनुसार बुद्धि वंश परंपरागत प्राप्त विभिन्न गुणों का योग माना जाता है। थॉमसन कहता है कि बुद्धि वंशानुक्रम में प्राप्त विभिन्न गुणों का योग है ये, है ना। ये थॉमसन की परिभाषा हो जाएगी आपकी, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर बेशलर कहते हैं क्या, डेविड बेशलर, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का वह समुच्चय माना है जो उसके लक्ष्य और विवेकशीलता एवं चिंतन द्वारा प्राप्त करने में पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक होता है। और वही बात यहाँ पे डेविड बेशलर का मत कह रहा है, बुद्धि व्यक्ति की क्षमता का वह समुच्चय है जो उसकी ध्यात्मकता का मतलब एक प्रकार से उद्देश्य की बात क्या है, और विवेकशील चिंतन है, पर्यावरण के प्रभाव से समायोजन करने की सहायता होती है। तो यह एक प्रकार का परिभाषा बन जाएगी। और ये परिभाषा डेविड बेशलर की है कि बुद्धि व्यक्ति की क्षमता का एक समुच्चय है जो उसके लक्ष्य, विवेकशीलता एवं चिंतन द्वारा प्राप्त करने में, पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सहायक होता है। वह एक प्रकार से बुद्धि कहलाती है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है बुद्धि से। तो ये आप देख लिया आप लोगों ने कि बुद्धि की परिभाषा कौन कौन सी है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, है ना। परिभाषा आप यहाँ पर देख रहे हैं।
बुद्धि की परिभाषा सोचने समझने की योग्यता है। टर्मन ने भी मैंने बता चुका सॉरी, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ये, है ना। बंकिंघम का नाम आता है, वुडवर्थ का नाम आता है, मन का नाम आता है, ठीक है। ये सारे सारे अपने लोगों ने क्या किया, परिभाषा इन्होंने दिया है उचित तरीके से, ठीक है। बुद्धि की विशेषता क्या होती है? देखो, बुद्धि की विशेषता के बारे में अगर हम बात कर ले तो समझिए यहाँ पर उसकी विशेषताओं को लेकर थोड़ा सा देखिए। बुद्धि की विशेषता जन्मजात शक्ति होती है और बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तन होता है। बुद्धि वांछानुक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो वांछानुक्रम प्रकृति, भाई वांछानुक्रम भी होता है। वांछानुक्रम में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें जो 23 गुणसूत्र हैं उसमें ऊंचाई, रंग, वृद्धि, शारीरिक संरचना, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है? वांछानुक्रम से मिल रहा है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि बुद्धि वातावरण पर भी और वांछानुक्रम पर भी दोनों पर प्रभाव डालता है। तो एक प्रकार उसकी विशेषता भी है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और बुद्धि आयु के परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि में 10 बिंदुओं का परिवर्तन होता है। बुद्धि एक इकाई ना होकर इकाइयों को समूह माना जाता है। अच्छा भाई, क्यों माना जाता है? आपको मैंने अभी पहले ही बता चुका हूँ, है ना, कि सीखने, निर्णय लेने, समस्या समाधान की योग्यता तो है ही है इसके साथ साथ, है ना। और ये बात विलियमिस्टर ने साफ शब्दों में कहा था। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, ठीक है। और सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है, ठीक है। तो आत्मनिरीक्षण शक्ति भी बुद्धि है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि की एक दर जो है, अच्छा, दर समान नहीं होती इसकी। बुद्धि का जो दर होगा वो समान नहीं होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बुद्धि और ज्ञान में अंतर भी होता है, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित किया जाता है। बुद्धि बढ़ती घटती नहीं है, वो स्थिर होती है, लेकिन ज्ञान बढ़ सकता है, घट सकता है ना, ऐसा भी होता है कि नहीं? बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? तो बुद्धि बातों को, अगर मैं बात करूं, बुद्धि से ज्ञान का विकास होता है। बातों को जानकर उसका उपयोग किया जाना बुद्धि कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताइए। तो ये सभी के सभी जो हैं बुद्धि के क्या है, विशेषता है ना। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है ना भाई,